वी आर गोइंग टू शूट द सेकंड पार्ट ऑफ फेडरलिज्म। देखो चैप्टर को हमने एक पार्ट तो कंप्लीट कर लिया जिसमें हमने मल्टीपल टॉपिक्स को कंप्लीट किया था। टुडे वी आर गोइंग टू कवर द 40 मोर स्लाइड्स। इस चैप्टर को जब आप रीड कर रहे हो ना तो आपके दिमाग में एक जिस्ट होना चाहिए कि किसी भी चीज़ को आपको पढ़ाया क्यों जा रहा है, उसको पढ़ाने के पीछे रीज़न क्या है। उसको पढ़ाने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न यही है कि आप चीज़ों को अच्छे से डील कर सको। इतनी बड़ी कंट्री है, 28 स्टेट्स हैं, सेंटर में एक गवर्नमेंट है, इन लोगों के बीच में लड़ाई भी होती है, पर सारी चीज़ें कितनी स्मूथली रन करती हैं। कभी एक रेलवे स्टेशन पे जाकर देखो, आप रेलवे स्टेशन पे जब आप जाओगे तो आप देखोगे सारी ट्रेन कितनी स्मूथली वर्क कर रही हैं। एक आर्मी के कंटोनमेंट एरिया में जाकर देखो, वहाँ पे आपको पता पड़ेगा कितनी ईजिली सारी चीज़ें मैनेज कर रही हैं। लगातार गवर्नमेंट डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को एग्जीक्यूट कर रही है। तो फेडरलिज्म इज नथिंग, मैं फिर से रिपीट कर दूँ, फेडरलिज्म इज द पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग का जो सिंपल सा मोटिव ये है वो ये है कि आपकी जो कंट्री है उस कंट्री में जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं उन फंक्शंस को आप इजीली क्या कर पाओ, अकोमोडेट कर पाओ और क्या कर पाओ, ऑपरेट कर पाओ। तो आज हम इस चैप्टर के दूसरे टॉपिक को कवर करेंगे और वी विल ट्राई कि हम दूसरे के साथ साथ तीसरा भी टॉपिक कवर अप कर दें। तो टॉपिक इज क्वाइट क्लियर, व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। देखो इंडिया एक फेडरल कंट्री है ना, तो हमारा मोटिव वही रहेगा, चलो चलें, क्योंकि न्यू टॉपिक है। इंडिया इज द फेडरल कंट्री, बट बनाता क्या है? आई एम अ ह्यूमन, बिकॉज मैं ह्यूमन की तरह दिखता हूँ। आई हैव सम काइंड ऑफ कंसाइंसेस, मेरे पास में कॉन्शियसनेस भी है कि मैं सोच सकता हूँ। एक ह्यूमन को ह्यूमन जैसा बनाने के लिए ह्यूमन ब्रेन होना चाहिए। उसी तरीके से फेडरल कंट्री को फेडरल कंट्री बनाने के लिए भी कुछ फीचर्स होते हैं। केवल आप ये नहीं बोल सकते इंडिया इज द फेडरल कंट्री, अगर आप इतना बोलोगे और इतना लिख के आओगे तो आपको मार्क्स भी उतने मिलने वाले हैं। तो इंडिया को फेडरल कंट्री क्या बनाता है उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको नेक्स्ट पेज में दिखाऊंगा। देखो इंडिया को समझने का ट्राई करो। इंडिया 1947 में जब हम लिबरेट हुए थे तो कुछ ऐसा दिखाई देता था। जितना भी आपको ये पार्ट दिखाई दे रहा है, यूनाइटेड प्रोविंस, बिहार, बंगाल, असम, बलूचिस्तान, पंजाब, मद्रास, ये सारा का सारा जो स्टेट है वो किसके अंडरटेकिंग में था? वो ब्रिटिशर्स के अंडरटेकिंग में था। बचे वो जो स्टेट्स हैं जैसे राजपूताना हो गया, हैदराबाद हो गया और आपका जम्मू एंड कश्मीर हो गया, ये सारे वो स्टेट थे जिन पे राजाओं का शासन था। उस इंडिया से यहाँ तक पहुँचने में हमको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ी हैं। इसका मतलब आप देखो इंडिया का जो फॉर्म है वो लगातार चेंज हुआ। जैसे ये जो आप पार्ट देख रहे हो ये पूरा पाकिस्तान बन चुका है। जो पहले बंगाल था अब वहाँ पे आपको बांग्लादेश देखने को मिलेगा। तो ऐसा हुआ क्यों? इसको समझने के लिए हम इस टॉपिक को और अच्छे से समझेंगे कि इंडिया को फेडरलिज्म चूज करने के पीछे रीजन क्या था। मैं आपको बताऊं, इंडिया में फेडरलिज्म तो है, सेंटर के पास में पर ज़्यादा पावर है। अब जब 1920 में कांग्रेस थी, जब महात्मा गांधी थे, तो उन्होंने बोला था कि हम नहीं चाहते कि सेंटर के पास में ज़्यादा पावर हो, हम चाहते हैं स्टेट को ज़्यादा पावर मिले। क्योंकि उस टाइम पे जो ब्रिटिशर्स थे ना, ब्रिटिशर्स के पास में ज़्यादा पावर थी, जो सेंटर में बैठे हुए थे, स्टेट्स के पास में कम पावर थी। तो कांग्रेसियों को ये पसंद नहीं आता था। बट 1947 में ऐसा क्या हुआ कि हमने सेंटर को ज़्यादा पावरफुल बना दिया। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए हमको ये चैप्टर बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक इज दैट द इंट्रोडक्शन, इंडिया इज द डाइवर्स कंट्री। देखो इंडिया में फेडरलिज्म को चूज करने के पीछे सबसे बड़ा रीजन ये था कि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है। यहाँ पे आपको बहुत सारी लैंग्वेज देखने को मिलेंगी। अगर मैं बात करूँ साउथ इंडिया में, देखो आपको तमिल देखने को मिलेगी, तेलुगु देखने के लिए मिलेगी, मलयालम देखने को मिलेगी, कन्नड़ देखने को मिलेगी, कोंकणी लैंग्वेज देखने को मिलेगी, हिंदी। हिंदी केवल हिंदी नहीं है, हिंदी के मल्टीपल डायलेक्ट्स हैं। जैसे राजस्थानी एक अलग लैंग्वेज है, भोजपुरी एक अलग लैंग्वेज है, अवधी एक अलग लैंग्वेज है, बुंदेलखंडी एक अलग लैंग्वेज है, कश्मीर में हम अलग बोलते हैं, महाराष्ट्र में हमारी मराठी लैंग्वेज बोली जाती है, असम में असमिया बोली जाती है, नेपाली अलग लैंग्वेज है। तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो शेड्यूल है उसमें 22 लैंग्वेज है बेटा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन 22 लैंग्वेज को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया, यानी इंडियन गवर्नमेंट कोई भी एग्जाम कंडक्ट कराएगी उस एग्जाम में इन 22 लैंग्वेजेस का यूज हो सकता है। तो हमने क्या किया, जितनी भी लैंग्वेज हैं सबका रेस्पेक्ट किया। दूसरा क्या है, इंडिया में बहुत सारे रिलीजन हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था इंडिया इज द लैंड ऑफ डाइवर्सिफाई इन द टर्म्स ऑफ रिलीजन। देखो हिंदुइज्म की शुरुआत इंडिया में हुई, इसके बाद में बौद्धिज्म और जैनिज्म आया, फिर सिखिज्म आया। तो 4 रिलीजन तो हमारे इंडिया से ही निकले हैं। उसके बाद में क्रिश्चियनिटी बाहर से आया, इस्लाम बाहर से आया, पारसी भी बाहर से आए और हमारे यहाँ पे यहूदी भी रहते हैं। तो इतने सारे रिलीजन हैं हमारे पास में। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इंडिया में लैंग्वेज बहुत ज़्यादा है और रिलीजन बहुत ज़्यादा है। लास्ट में आता है रीजन। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, इन द मंथ ऑफ जनवरी कश्मीर का टेम्परेचर सब जीरो चला जाता है, यानी माइनस में चला जाता है। बट आप तमिलनाडु में आओ तो आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे लोग टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं। इसका मतलब इंडिया में जो रीजन है उसमें भी डाइवर्सिटी है। जब आप राजस्थान जाओगे तो वहाँ पे आपको एक अलग एटमॉस्फेयर देखने को मिलेगा और जब आप असम में जाओगे तो वहाँ पे आपको अलग एटमॉस्फेयर देखने को मिलेगा। तो आपको एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत है जो इस डाइवर्सिटी को क्या कर सके, मैनेज कर सके। और फेडरलिज्म वही काम करता है। हम क्या करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे देंगे, उनसे बोलेंगे कि आप जाइए अपने हिसाब से
अपने स्टेट को मैनेज कीजिए। तो जो असम के चीफ मिनिस्टर हैं उनको असम के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज होगी, और जो राजस्थान के लिए चीफ मिनिस्टर उनको राजस्थान के बारे में अच्छे से लैंग्वेज होगी, नॉलेज होगी। इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, क्योंकि इंडिया में आखिर हुआ क्या, मैंने आपसे पहले ही बोला था कि 1920 में जो कांग्रेस है वो किसके सपोर्ट में थी, वो सपोर्ट में थी कि साहब हमको क्या करना है, हमको स्टेट को ज़्यादा पावर देनी है। बट 1947 में जैसे पाकिस्तान की वजह से डिवीजन होगा, उस डिवीजन की वजह से कांग्रेस अपने पूरे स्टैंड को चेंज कर देगी। कांग्रेस को ये डर है कि अभी न्यू स्टेट है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं हमारे सामने, हम गरीब हैं, हमारे पास में आर्मी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, अगर हमें स्टेट को ज़्यादा पावर दी तो हो सकता है कि पाकिस्तान जैसे और स्टेट निकल जाए। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका था आप सेंटर को मजबूत बनाओ। तो सेंटर को जब उन्होंने मजबूत बनाया तो 1947 में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी पार्टीशन। पार्टीशन में वायलेंस हुआ, और वायलेंस में भी वायलेंस छोटे मोटे लेवल पे नहीं था, अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख पीपल डाए, पता नहीं कितनी फीमेल्स का रेप हुआ। प्रिंसली स्टेट ने इंडिया को ज्वाइन किया और कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया इज द यूनियन ऑफ द स्टेट, यानी इंडिया एक यूनियन है जिसमें मल्टीपल स्टेट्स क्या है, जुड़े हुए हैं। अब जब आप सुभाष कश्यप पढ़ोगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो इसमें इसको बहुत अच्छे से डिक्लेयर किया गया है कि इंडिया ने स्टेट इसलिए नहीं बनाए कि स्टेट चाहते थे। अगर इंडिया में तमिलनाडु बनाया गया, यूपी बनाया गया, केरला बनाया गया, इसलिए बनाया गया कि हम इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से चला सकें। जैसे यूएसए में टेक्सास है, तो टेक्सास ने यूएसए को ज्वाइन किया, यानी स्टेट्स के मिलने पे यूएसए बना। बट इंडिया में स्टेट के मिलने से इंडिया नहीं बना है। समझने का ट्राई करो, पहले क्या था, एक इंडिया था, ठीक है, इंडिया ने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को सही से चलाने के लिए स्टेट बनाई। तो इंडिया चाहे तो इस स्टेट को ख़त्म भी कर सकता है। तो यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब ये है कि इंडिया में जो फेडरलिज्म है उसमें क्या है, सेंटर ज़्यादा पावरफुल है। तो पार्टीशन के बाद में ये प्रैक्टिस स्टार्ट की गई थी। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट। इसमें जब आप आगे जाओगे तो फेडरलिज्म फीचर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल स्ट्रक्चर लिखा हुआ है पर कहीं पे फेडरल वर्ड यूज नहीं किया। तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से आप फेडरलिज्म को हटा नहीं सकते। कल को मोदी जी को लगे कि अब तो देखो साहब एआई आ गया है, स्टेट गवर्नमेंट की जरूरत है नहीं, हम ही मैनेज कर लेंगे, तो आप चाह के भी स्टेट गवर्नमेंट को खत्म नहीं कर सकते। तो उन्होंने क्या किया, मल्टीपल लेवल गवर्नमेंट को चूज किया, जिसमें हमने क्या किया, डिवीजन ऑफ पावर किया। उन्होंने बोला कि स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट को कुछ पावर दे दो। आप जगह एग्रीकल्चर को मैनेज कर लो, आप जगह हेल्थ को मैनेज कर लो, आप जगह एजुकेशन को मैनेज कर लो। एजुकेशन इज अ कॉन्करेंट सब्जेक्ट, सॉरी। सेंटर ने अपने हाथ में कुछ पावर रखी है, हम आर्मी को मैनेज करेंगे, हम फॉरेन रिलेशंस को मैनेज करेंगे, हम पूरे इंडिया में रेलवे को मैनेज करेंगे। उसी तरीके से डिवीजन ऑफ पावर हुआ। इंडिपेंडेंट जुडिशरी को रखा गया, क्योंकि एक सिंपल सी चीज़ क्या है, इफ़ एनी पर्सन हैव अ प्रॉब्लम, अब सेंटर स्टेट ने तो भैया आपस में लड़ेंगे भी, है ना, हर घर में भी लड़ाई होती है, तो उसकी जगह पे एक जुडिशरी रखी गई कि भाई आप लोग बैठना, इन दोनों में जब लड़ाई होगी तो आप जाके क्या करोगे, डिसीजन लोगे। तो इंडिया में दिल्ली में एक कोर्ट है, दैट्स कॉल्ड द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास में ये पावर है कि स्टेट और सेंटर के बीच में जो लड़ाई होगी उस लड़ाई को सॉल्व करेगा। केवल सुप्रीम कोर्ट के पास में पावर है, हाई कोर्ट के पास में ये पावर नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी का मतलब क्या है, ना तो यहाँ पे सेंटर बड़ा है ना ही यहाँ पे स्टेट बड़ा है, केवल कौन बड़ा है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी चीज़ होगी वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन रियल में क्या कर रहा है, वो गवर्नमेंट की पावर को कंट्रोल कर रहा है, या गवर्नमेंट की पावर पे एक पेरीफेरी सेट कर रहा है कि इसके आगे आप कोई भी चीज़ को एक्सरसाइज नहीं कर सकते। ऑल फीचर ऑफ द फेडरलिज्म अप्लाई टू इंडिया। उन्होंने क्या वो किया कि फेडरलिज्म के जितने भी फीचर्स है, जैसे डिवीजन ऑफ पावर, इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, उन सबको क्या किया, फॉलो किया। देखिए यूपीएससी में भी सेम क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज द फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म में 3 फीचर ये हैं। इंडिया में जब आप पढ़ोगे तो आपको देखने को मिलेगा 2 टायर्स सिस्टम। यहाँ पे ओरिजिनली इंडिया में 2 टायर की गवर्नमेंट थी। पहले तो आपको यूनियन गवर्नमेंट देखने को मिलेगी जहाँ पे आज मोदी जी हैं, और स्टेट में आपको देखने को मिलेगी जैसे इस यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, और असम में हेमंत विश्वास शर्मा हैं, और बंगाल में शुभेंदु अधिकारी हैं। तो इस तरीके से 2 लेयर हैं गवर्नमेंट के। सेंटर पे भी काम चलेगा, स्टेट पे भी काम चलेगा। सेंटर के भी इलेक्शन होंगे, स्टेट के भी इलेक्शन होंगे। सेंटर में पीएम होगा, राष्ट्रपति होंगे, स्टेट पे राज्यपाल होंगे, और कौन होंगे, आपके सीएम होंगे। तो इस तरीके से होगा, और दोनों के पास में सेपरेट ज्यूरिसडिक्शन होगा। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या होता है कि ये मेरा एरिया है। जैसे मैं एक क्लास का क्लास टीचर हूँ तो ये मेरा ज्यूरिसडिक्शन है, उस क्लास को मैनेज करना इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसी तरीके से ये मेरा घर है तो ये मेरा ज्यूरिसडिक्शन है, यहाँ पे कुछ भी गलत होगा तो मेरी जिम्मेदारी है उसको सही करना। उसी तरीके से दोनों के पास में सेपरेट एरिया है, दोनों बैठ के काम करेंगे। हाँ साहब हमको ये वाला काम सही करना है, इस तरीके से करना है, हम इस एरिया में बैठ के लॉ बना सकते हैं, इस एरिया में लॉ एंड ऑर्डर को देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। तो ये वाला जो मैंने पिक बनाया था, ये वाला पिक मैंने आपको पहले भी समझा दिया था। तो दिस इज ऑल अबाउट। 3rd टायर गवर्नमेंट को हमने क्या किया था, बार्डमेंट किया था।
1992 और 93 में हमने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया। हमने 72 और 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में थर्ड टायर की गवर्नमेंट को ऐड किया। थर्ड टायर में आपको एक तो पंचायत देखने को मिलेगी जो गांव में होती है, और म्यूनसिपैलिटी देखने को मिलती है। एक बहुत फेमस वेब सीरीज है पंचायत, आप उसको भी देख सकते हो। और आपको पंचायत के फंक्शन को अच्छे से समझना है तो म्यूनसिपैलिटी जो है वो सिटी में देखने को मिलती है। दिस बिकम द थर्ड टायर ऑफ द गवर्नमेंट। इसको बनाने के पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या था? इसको बनाने के पीछे सबसे बड़ा रीजन ये था कि जो लोग हैं उनकी जो लोकल प्रॉब्लम्स हैं उनको लोकली सॉल्व किया जाए। लोकल सॉल्व करने का रीज़न क्या है? रीज़न ये था कि जैसे मैं जिस एरिया में रहता हूँ वहाँ पे गंदगी है, तो क्या मैं सीएम को कॉल करूँगा, अरे सर हमारे यहाँ तो गंदगी है, प्लीज़ साफ़ करवा दो। ये एक छोटा इशू है, इसको आप लोकल लेवल पे भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे मेरे यहाँ का रोड खराब हो गया तो मैं नगर पालिका से जाके बोल सकता हूँ, म्यूनसिपैलिटी से जाके बोल सकता हूँ कि भाई प्लीज़ मेरे रोड को क्या करा दो, क्लीन करा दो। तो इसीलिए बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स को चूज किया गया जिसको आप लोकली सॉल्व कर सकते हो, और उनको किसको दे दिया गया? पंचायत को दे दिया गया, म्यूनसिपैलिटीज़ को दे दिया गया। जैसे लोकली जब आप जाते हो तो आपको पता है एक ना एक वीकली मार्केट लगती है, जैसे हमारे यहाँ संडे को लगती है, तो उस मार्केट को भी कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी म्यूनसिपैलिटीज़ की होती है। पंचायत का काम केवल पंचायत में रोड बनवाना, नल बनवाना, स्कूल्स को मेंटेन करना नहीं होता, वहाँ पे वो छोटा मोटा जस्टिस भी करते हैं। तो इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा। इन द ईयर ऑफ 1992 और 93 में जाके हमने क्या किया, थर्ड टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट को ऐड किया और स्ट्रेंथ इन द लोकल गवर्नमेंट। देखो लोकल गवर्नमेंट को जब आप ऐड करते हो तो आप क्या करते हो, लोकल लेवल डेमोक्रेसी को भी ऐड करते हो, क्योंकि लोगों को समझ में आने लगता है कि गवर्नमेंट किस तरीके से काम करती है। क्योंकि जब आप पीएम या सीएम के इलेक्शन को फाइट करते हो तो आपको नहीं पता आपका एमपी कौन है, एमएलए कौन है, बट जब आप पंचायत में प्रधान के इलेक्शन को देखते हो तो आपको समझ में आ जाता है कि प्रधान जी तो हमारे गांव के है, गांव के आदमी हैं, तो किस तरीके से डेमोक्रेसी काम करती है। पर इसके साथ में एक और प्रॉब्लम है। एक बहुत फेमस वो थे पॉलिटिकल साइंटिस्ट, अगर मैं बोलूँ, उन्होंने बोला था कि जब हमने लोकल गवर्नमेंट में इलेक्शन कराया तो वहाँ पे भी करप्शन शुरू हो गया। तो इन इलेक्शंस में भी काफ़ी करप्शन होता है, ठीक है, उस पर अलग से बात करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, 3 लिस्ट बनाई। साथ देखो यूनियन लिस्ट में हमने जो भी लिखा है उस पर केवल सेंटर काम करेगी। यहाँ पे जो होल राइट है वो मोदी जी का है। स्टेट गवर्नमेंट पे होल राइट क्या है, स्टेट गवर्नमेंट का है। कॉन्करेंट लिस्ट पे दोनों के दोनों बना सकते हैं, स्टेट भी बना सकता है और सेंटर भी बना सकता है। इसको बनाने का रीजन क्या था, जितने भी नेशनल इंटरेस्ट के पॉइंट हैं वो सब यूनियन लिस्ट में रखे गए। जैसे आर्मी हो गई, नेवी हो गई, एयरफोर्स हो गई, मनी हो गया, आरबीआई हो गया, फॉरेन रिलेशनशिप हो गया, कम्युनिकेशन हो गया। कम्युनिकेशन में जैसे आप नेट चलाते हो, कॉल्स करते हो, वो सब यूनियन लिस्ट में है। स्टेट लिस्ट में बहुत सारी चीज़ें रखी गई जो स्टेट के लिए ज़रूरी थी, जैसे एग्रीकल्चर हो गया। कॉन्करेंट लिस्ट में वो रखा गया जो स्टेट के लिए भी ज़रूरी है और सेंटर के लिए भी जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन, तो एजुकेशन में आपको देखना पड़ेगा, अभी जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई है। बट यूपी में यूपी का अपना बोर्ड है, तमिलनाडु का अपना अलग से बोर्ड है। तो एजुकेशन में आप दोनों ही काम कर सकते हो, सेंटर भी बना सकता है, स्टेट भी बना सकता है। जैसे फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट पे सेंटर भी बना सकता है और स्टेट भी बना सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट। तो पावर क्लियरली डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, यानी दोनों के बीच में क्या किया गया था, सेंटर और स्टेट के बीच में पावर को डिवाइड किया गया था ताकि दोनों के बीच में लड़ाई ना हो, मारदान ना हो। यूनियन लिस्ट में आपको देखने को मिलेगा, ये हमारे पीएम मोदी हैं, ये पे किसने लगाया भाई, डिफेंस देखने को मिलेगा, फॉरेन अफेयर्स देखने को मिलेगा, बैंकिंग देखने को मिलेगी, करेंसी देखने को मिलेगी, कम्युनिकेशन देखने को मिलेगी। ये सारे ऐसे इशू हैं जिसको क्या करना है, हमको सेंट्रल लेवल पे वो करना है। क्योंकि देखो बैंकिंग सिस्टम को अगर आपने सेंट्रल लेवल पे वो नहीं किया, टैकल नहीं किया, तो पूरे इंडिया में बैंकिंग सिस्टम में यूनिफिकेशन नहीं होगा। तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप क्या करो, बैंकिंग को भी सेंट्रल लिस्ट में रखो। करेंसी क्या, पूरे इंडिया में एक ही करेंसी होनी चाहिए। अगर पूरे इंडिया में एक करेंसी नहीं होगी तो क्या होगा, दिक्कत हो सकती है। तो दिस इज ऑल अबाउट। तो ये यूनियन गवर्नमेंट, ओनली गवर्नमेंट कैन मेक लॉ ऑन दिस। आर्मी में कैसे भर्ती होनी है, कहाँ लड़ाई होनी है, किस तरीके से होनी है, वो सब क्या है, यूनियन के हाथ में रहेगा। जब मैं स्टेट की बात करूँ तो इनके हाथ में पुलिस है, जैसे योगी जी का स्वैग है ना, यूपी भी पुलिस की आजकल बहुत बात होती है। एग्रीकल्चर इनके हाथ में रहेगा, ट्रेड एंड कॉमर्स इनके हाथ में रहेगा, इरीगेशन इनके हाथ में रहेगा, कहाँ पे नहर बनवानी है, कहाँ पे ट्यूबवेल लगवाने हैं, है ना, कितने बोरवेल बनवानी है, ये सब किसके हाथ में होगा, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में रहेगा, यानी योगी जी के हाथ में रहेगा। द ओनली स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉ, यानी यहाँ पे केवल पूरा का पूरा लॉ बनाने की पावर किसके पास में है, स्टेट गवर्नमेंट के पास में है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि 2 लिस्ट होती हैं। अब लास्ट में है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें दोनों बना सकते हैं, एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिज एंड ट्रेड एंड यूनियन। ये ऐसे टॉपिक हैं जिसपे आपको देखने को मिलेगा सेंटर भी लॉ बना सकता है, स्टेट भी लॉ बना सकता है। जैसे मैरिज की मैं बात करूँ तो मैरिज में जैसे आप गोवा में जाओ तो गोवा का अपना मैरिज एक्ट है जो दैट्स कॉल्ड द पोर्चुगीज मैरिज एक्ट। लोग कहते हैं कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, पर ऐसा कुछ है नहीं, है ना। उसी के ऊपर एक स्पेशल मैरिज एक्ट है जो सेंटर ने बनाया। तो मैरिज को लेके स्टेट का अलग रूल हो सकता है, सेंटर का भी रूल हो सकता है, ठीक है।
दूसरा ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन को आप किस तरीके से मैनेज करोगे, एजुकेशन और फॉरेस्ट को कैसे मैनेज करोगे, ये दोनों चीज़ें भी किस में आएंगी, कॉन्ग्रेंट लिस्ट में आएंगी। अब मान के चलो दोनों के बीच में लड़ाई हो जाए, सेंटर ने भी एक रूल बनाया और स्टेट ने भी एक रूल बनाया, तो किसका रूल ऊपर जाएगा, सेंटर का रूल। यानी सेंटर स्टेट अगर कॉन्ग्रेंट लिस्ट पे फाइट करेंगे तो जीत सेंटर की होगी। आई एम टेलिंग यू वन थिंग, अगर यूनियन लिस्ट में है तो यूनियन ही बनाएगा, सेंटर ही बनाएगा, उसमें कोई मतलब है नहीं। अगर स्टेट लिस्ट में है तो स्टेट लिस्ट में यूनियन लॉ नहीं बना सकता, ठीक है, पर कॉन्ग्रेंट लिस्ट में अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो स्टेट ही जीतेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज द रेसिड्यूरी पावर। रेसिड्यूरी पावर होती है एक ऐसी पावर जो अभी उस लिस्ट में इंक्लूड ही नहीं है। अब मान के चलो कंप्यूटर्स है, अभी आया है, एआई है, अभी आया है, क्रिप्टो करेंसी अभी आया है, तो उसको मैनेज करने की पूरी जिम्मेदारी यूनियन गवर्नमेंट के पास में होगी। बाद में अगर यूनियन गवर्नमेंट चाहे तो उस टॉपिक को स्टेट को दे सकती है, बट राइट नाउ जो पावर है वो किसके हाथ में होगी, यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में होगी। जैसे ब्लॉकचेन को कंट्रोल करना है, एआई को वो करना है रेगुलेट, तो उसके ऊपर रूल कौन बनाएगा, उसके ऊपर रूल बनाएगा केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आपको एक चीज़ समझ में आई कि यूनियन लिस्ट क्या होती है, स्टेट लिस्ट क्या होती है, कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है और रेसिड्यूरी पावर क्या होती है। ये डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो फेडरलिज्म में, मैं पहले ही बता दूं, हम पढ़ रहे हैं व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, यहाँ पे सेंटर स्टेट के बीच में पावर डिवीजन, और पावर डिवीजन पे हमने अच्छे से बात कर ली है। तो यहाँ पे आप एक क्वेश्चन भी लिख के देख सकते हो कि पावर डिवीजन में हम किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्योंकि इन स्लाइड्स में तो वो सफिशिएंट मटेरियल है। मुझे नहीं लगता इसके बाद आपको कोई भी चीज़ पढ़ने की जरूरत है। इसके बाद मैं टाइम मिलते सारी की सारी स्लाइड्स की पीपीटी जो है वो अपलोड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो आप वहाँ से भी इसको रीड कर सकते हो। ओके, मैं कह रहा हूँ 1 से 2 बार से ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। अनइक्वल पावर अमंग द स्टेट, अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, मेरे साथ अन्याय हुआ है। जैसे इंडिया में सारे स्टेट्स को कॉमन पावर नहीं है, जैसे मैं यूएसए की बात करूँ तो वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 50 स्टेट हैं, इफ़ आई एम राइट, 50 स्टेट हैं अलास्का को मिला के, तो वहाँ पे सबको इक्वल पावर है। ऐसा नहीं है, इंडिया में असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश को स्पेशल पावर है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई स्कीम लागू की तो जो लोकल जो नॉर्मल स्टेट है वो हो सकता है कि 50% पैसा उस पर स्टेट गवर्नमेंट देगी, 50% पैसा सेंटर देगी। एक स्पेशल कैटेगरी स्टेट होता है तो वो क्या करेगा, 80% पैसा तो सेंटर देगी, केवल उन स्टेट को 20% देना है। इन स्टेट्स के पास में स्पेशल पावर है, जैसे जो पावर यूपी के पास में नहीं वो असम के पास में, नागालैंड के पास में, अरुणाचल प्रदेश के पास में, मिजोरम के पास में। आप इन एरिया में जाकर जमीन नहीं खरीद सकते। आर्टिकल 371 इसको स्पेशल पावर देता है। एक बहुत फेमस आर्टिकल था 370, अब तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन से इसको हटाया नहीं है, बट इसकी पावर को ख़त्म कर दिया है। इसके ऊपर पूरी एक सेपरेट मूवी बनी है, आर्टिकल 370, स्टार्टर बाय यामी गौतम एंड आई थिंक अनुज धर सर की वो मूवी है, तो आप उस मूवी को भी देख सकते हो, आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे हर स्टेट को ना अलग अलग पावर दी गई हैं। तो इंडिया में ऐसा नहीं कि सारे स्टेट्स को क्या है इक्वल पावर दी गई है। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, जैसे मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करूँ, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि जो ये स्टेट हैं, हिली स्टेट्स हैं, ये ढंग से डेवलप नहीं हो पाए, तो उनको डेवलप करने के लिए क्या चाहिए, इन स्टेट्स को अलग से सपोर्ट चाहिए। तो वो सपोर्ट मिलता है यहाँ पे बाय स्पेशल पावर। सबसे पहले तो हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेस, जैसे कश्मीर के, मैंने ये मूवी का पिक भी लगाया, जैसे कश्मीर की बात करें तो कश्मीर हमेशा टेररिस्ट प्रोन एरिया रहा है, वहाँ पे पाकिस्तान का बहुत इंटरफेरेंस रहा है। आए गए दिन कुछ गधे इंसान उसको अनस्टेबल करने का ट्राई करते हैं। स्पेशल सोशल डाइवर्सिटी, जैसे आप नागालैंड में जाओ, मणिपुर में जाओ, असम में जाओ, तो वहाँ पे आपको ट्राइबल पीपल देखने को मिलेंगे। तो वहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि वहाँ पे क्या है, सोशल डाइवर्सिटी। तो उस डाइवर्सिटी को भी आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। हमने पहले ही रीड किया था कि जो फेडरलिज्म है, उस फेडरलिज्म का सबसे बड़ा मोटिव तो यही है कि हमको डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करना है। अगर फेडरलिज्म डाइवर्सिटी को अकोमोडेट नहीं कर पा रहा तो फेडरलिज्म का फ़ायदा क्या है। हमने बेल्जियम के बारे में पढ़ा था ना। तो इंडिया में स्टेट्स को स्पेशल पावर इसलिए भी दी गई है कि जो उस स्टेट में कम्युनिटी है, उन कम्युनिटी की डाइवर्सिटी को हम क्या कर सकें, सपोर्ट कर सकें। प्रोटेक्शन ऑफ द ट्राइबल कल्चर, फॉर एग्जाम्पल ट्राइबल कल्चर को कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कोई भी पर्सन यूपी में आना चाहता है, उसको किसी भी पास की जरूरत नहीं है, बट इफ़ यू वांट टू विजिट नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, तो आपको वहाँ गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। लद्दाख में भी जब आप जाते हो तो आपको परमिट बनवाना पड़ता है। तो ये है उसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये आपको स्पेशल राइट दे रहे हो। जैसे प्रोटेक्शन ऑफ लैंड, कश्मीर में क्या प्रॉब्लम थी, कश्मीर में कोई भी बाहर का आदमी ज़मीन नहीं खरीद सकता था। कश्मीर में ज़मीन खरीदने के लिए आपको कश्मीर का आदमी होना जरूरी था। कल्चरल प्रोटेक्शन, जैसे असम के लोग हैं ट्राइबल पीपल, तो आपको उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। प्रोफेशनल जॉब्स, इन लोगों को जॉब में प्रेफरेंस देना ताकि ये लोग आगे बढ़ सकें। एंड आउटसाइडर कैन नॉट ईजिली बाय लैंड देयर, यहाँ पे वो ईजिली क्या ज़मीन को नहीं खरीद सकते थे। तो ये है। अब एक और टॉपिक बचता है यूनियन टेरिटरी। एक तो स्टेट है, स्टेट के बीच में क्या है, पावर शेयरिंग हो रही है। यूनियन टेरिटरी में मैंने यहाँ पे पिक लगाया है जम्मू एंड कश्मीर, पहले स्टेट थे, अब क्या है, यूनियन टेरिटरीज हैं। चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, पुडुचेरी हो गया, लक्षद्वीप हो गया, एंड दमन दीप
दादर नगर हवेली। पहले दमन दीव दादर नगर हवेली अलग था, अभी एक कर दिया है। एरिया आर टू स्मॉल टू बिकम स्टेट। सबसे पहले तो बहुत छोटे छोटे एरिया हैं। दिल्ली को आप विदिन 1 आवर क्रॉस कर सकते हो अगर जाम ना मिले तो। चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दिल्ली, द सेंट्रल गवर्नमेंट है द स्पेशल पावर हियर। ये पूरा का पूरा एरिया सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। यहाँ पे कोई स्टेट गवर्नमेंट है नहीं, किसी भी तरीके की कोई पावर शेयरिंग यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो दिस काइंड ऑफ अ सिंपल थिंग गोइंग टू बी हैपन देयर। पूरा का पूरा शासन राष्ट्रपति के हाथ में है। यहाँ पे एक गवर्नर या उपराज्यपाल हो सकता है, तो यहाँ पे पावर शेयरिंग नहीं होगी। ठीक है, तो ये मैंने ये पिक डाल दिया, इस पिक को आप देख लेना। जब आप आगे बढ़ोगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या होता है, पावर शेयरिंग कैन नॉट बी चेंज इजीली। अगर मोदी जी को लगे कि साहब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ चलो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने की पावर है, पर ऐसा नहीं हो सकता। सबसे पहले मोदी जी को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को स्पेशल मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा। यानी जितने भी लोकसभा में लोग बैठे हैं उसका 75% उसको यस बोलें। उसके बाद में ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलग अलग स्टेट में जाएगा। स्टेट की गवर्नमेंट इसको पास करेंगी। अप्रॉक्सीमेटली 50% स्टेट्स को हाँ बोलना पड़ेगा। जब कहीं जाके ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा उसके बाद में भी इसको सुप्रीम कोर्ट रोक देगा। तो उसमें क्या चाहिए, 2/3 ऑफ द मेजोरिटी इन पार्लियामेंट एंड अप्रूवल हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। अब आप बोलोगे सर एक ऐसी कंडीशन हो कि पूरे इंडिया में 50% से ज़्यादा स्टेट में बीजेपी का रूल हो जाए तो, या कांग्रेस का रूल हो जाए तो। बेटा फिर भी स्टेट गवर्नमेंट ये थोड़ी चाहिए उसकी पावर कम हो। मैंने आपको आज़ादी दी, अब मैं अगले दिन बोला इस आज़ादी को वापस दे दो, क्या तुम दोगे? नहीं दोगे यार। तो प्रोटेक्ट द फेडरल स्ट्रक्चर। तो दिस इज ऑल अबाउट रोल ऑफ द जुडिशरी के। इंडिया में जुडिशरी का रोल क्या है इसको समझने का ट्राई करो। इंडिया में जुडिशरी का रोल बहुत है कि सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, गवर्नमेंट ही नहीं बोल सकती। यानी कि यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में पावर होती है, उसके मन में जो आ रहा है वो उसी को इंटरप्रेट कर रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट रिजॉल्व द सेंट्रल स्टेट डिस्प्यूट्स। क्या कर रहा है, रिजॉल्व द सेंट्रल स्टेट डिस्प्यूट्स। तो सेंट्रल स्टेट में जो भी पंगा होगा, जो भी लड़ाई होगी, उसको सॉल्व कौन करेगा, ये करेगा। इसका अगर काम है दोनों के बीच में शांति बनाए रखना है ना। जुडिशरी प्रोटेक्ट्स द फेडरल बैलेंस, यानी जुडिशरी हमेशा फेडरल बैलेंस को बना के रखेगी। जब भी दोनों के बीच में लड़ाई होगी तो ये ताऊ की तरह आ जाएगा, भाई शांति शांति शांति। क्योंकि अगर सेंट्रल स्टेट के बीच में लड़ाई होगी तो वहाँ पे आप चीज़ों को अच्छे से डील नहीं कर पाओगे। दिस इज ऑल अबाउट द फाइनेंशियल पावर। तो फाइनेंशियल पावर की मैं बात करूं, बोथ गवर्नमेंट कैन रेज रेवेन्यू। दोनों गवर्नमेंट के पास में अपने अपने टैक्सेशन लगाने की पावर है और अपने अपने टैक्सेशन को यूज करने की भी पावर है। ठीक है, वो टैक्स लगा सकते हैं और ड्यूटीज़ लगा सकते हैं और फीस भी लगा सकते हैं। और उस फीस से वो क्या करेंगे, सिंपली उस पैसे का वो यूज करेंगे अपनी गवर्नमेंट को रन करने के लिए। तो टैक्स, ड्यूटी और फीस लगाने की भी पावर इन लोगों के पास में है। सेंटर के पास में अपनी अलग है, स्टेट के पास में अपनी अलग है। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी इंश्योर द स्मूथ फंक्शनिंग। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी क्या कर रही है, स्मूथ फंक्शनिंग को अलाउ कर रही है कि आप इजीली अपने फंक्शन को कर सके। क्योंकि आपको किसी कंट्री को चलाने के लिए, घर को चलाने के लिए, अपने मंथली खर्च को चलाने के लिए भी पैसा चाहिए। अगर आपके पास में पैसा नहीं तो आपको किसी से मांगना पड़ेगा, और मांगोगे तो आपकी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी खत्म हो जाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट। तो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी के बाद में आता है फेडरलिज्म हेल्प। अब देखो यहाँ से आता है इंपॉर्टेंस ऑफ द फेडरलिज्म इन इंडिया। अब तक क्या चल रहा था, यहाँ पे डिफरेंट टॉपिक्स को हम पढ़ रहे थे कि फ्यूचर क्या है। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे, 1 सेकेंड, हमने कहाँ पे टच कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कैन नॉट द 2/3 पावर। 1 सेकेंड, ये क्या, फेडरलिज्म हेल्प। फेडरलिज्म हेल्प टू मैनेज द डाइवर्सिटी। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इस चीज़ को आप रट लो, जितनी जल्दी रट लोगे उतना अच्छा बेटा। शेयर पावर, रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट एंड स्ट्रेंथ इन डेमोक्रेसी। ये स्लाइड्स तो रट लो। फेडरलिज्म से एक क्वेश्चन तो आएगा मिनिमम, ये तीनों पॉइंट तुम चेप के आओगे, पूरे मार्क्स मिलेंगे। एंड लास्ट में लिख देना इनकरेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो दिस इज ऑल अबाउट। समझ में आया तो ठीक, वरना रटा मान लेना। कंक्लूजन, इंडिया इज द फेडरल कंट्री बिकॉज मल्टीपल लेवल ऑफ द गवर्नमेंट एग्जिस्ट, जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट एंड स्टेट हैव द ऑटोनॉमी। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट मेक द इंडिया द फेडरल कंट्री। फेडरलिज्म कीप इंडिया यूनाइटेड बाय द रेस्पेक्टिंग इट्स डाइवर्सिटी। यानी ये क्या कर रही है, इंडिया को यूनाइट रख रही है, जबकि क्या है यहाँ पे डाइवर्सिटी भी है। तो ये अब आता है हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस, क्लास 10th से सिविक्स। अब फेडरलिज्म समझ में आया, अब प्रैक्टिस कैसे होता है। इंट्रोडक्शन, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोवाइड अलोन आर नॉट इनफ। यानी कॉन्स्टिट्यूशनल ने जो दिया वो इनफ नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को लगाना भी तो जरूरी है। हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, 4 से 5 बार कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर सकता है, कर चुका है। श्रीलंका 2 से 3 बार कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर चुका है। आपको भी पता है, आपके क्लास के रूल होते हैं कि टीचर ना हो तो बात मत करो, होमवर्क करो, खत्म करते हो। रूल होना जरूरी नहीं है, उनको आप इंप्लीमेंट कैसे कर रहे हो ये भी तो जरूरी है। तो फेडरलिज्म सक्सीड व्हेन द डेमोक्रेसी वर्क प्रॉपर्ली। क्या होगा जब डेमोक्रेसी प्रॉपर्ली वर्क करेगा। डाइवर्सिटी इज रेस्पेक्टेड, डाइवर्सिटी इज रेस्पेक्टेड। अगर डाइवर्सिटी को आप रेस्पेक्ट कर रहे हो तो आप बोल सकते हो आप फेडरल कंट्री हो। पीपल वॉन्ट टू लिव टुगेदर पीसफुली। इंडिया फेडरलिज्म सक्सीड बिकॉज द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स।
ये जो इंडिया है वो क्या है, उसकी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स काफ़ी सक्सेसफुल है। हमने मल्टीपल इलेक्शंस कराए हैं, मल्टीपल टाइम्स हमारी क्या हुई, पावर चेंज हुई है और पावर ट्रांसफ़र हुई है। तो यहाँ तक आपको एक चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि इंडिया में जो फेडरलिज्म है वो बहुत हद तक सक्सेसफुल है। क्योंकि जब तक आप मेजरमेंट नहीं करोगे ना तो आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी कि इंडिया का फेडरलिज्म सक्सेसफुल है कि नहीं। सबसे पहले तो देखो कि आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। कभी आप किसी ऐसी जगह पर जाओ जहाँ पे मल्टीपल पीपल्स आ रहे हैं, जैसे आप वाराणसी में जाओ, तमिलनाडु के लोग आते हैं, बड़े प्यार से घूमते हैं। आप कहाँ पे जाओ, आप सिंपली दिल्ली में जाओ, आपको एक एमएनसी में मल्टीपल पीपल्स काम करते हुए मिलेंगे जो अलग अलग स्टेट से आते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे एक डाइवर्सिटी है। ओके, डाइवर्सिटी को रेस्पेक्ट भी तो किया जा रहा है। स्पिरिट ऑफ द फेडरलिज्म एंड डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, यानी आपको देखने को मिलेगा कि लगातार हर स्टेट में इलेक्शन हो रहे हैं, हर इलेक्शन में उनके स्टेट का क्या है, सीएम चेंज हो रहा है। तो फेडरलिज्म बिकम द शेयर्ड नेशनल आइडिया। फेडरलिज्म एक ऐसा आइडिया जिसको सारे लोग क्या करते हैं, शेयर करते हैं। क्योंकि शेयर करने का मीनिंग क्या है, इसको समझने का ट्राई करो। शेयर्ड नेशनल आइडिया क्या है कि आपको सारे लोगों की रेस्पेक्ट करनी है, उनके कल्चर की रेस्पेक्ट करनी है, उनकी डाइवर्सिटी की रेस्पेक्ट करनी है। तो यही है स्पिरिट फेडरलिज्म की। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द मेजर वेज ऑफ द फेडरलिज्म वाज स्ट्रेंथन। सबसे पहले लिंग्विस्टिक स्टेट, दूसरा लैंग्वेज पॉलिसी एंड सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। हमको इन तीन चीज़ों पे बात करनी है हेडिंग में। देखो सबसे पहले तो समझो मेजर वेज क्या है कि आप फेडरलिज्म को अच्छे से स्ट्रेंथन कर सकते हो। जैसे मैं हिंदी बोलता हूँ, है ना, एंड आई कैन स्पीक इंग्लिश। अब तुम मुझसे पूछो कि सर डू यू नो अबाउट द तमिल लैंग्वेज, बेटा मुझे ABCD भी नहीं पता। बट इंडिया की पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जो हिंदी को भी सपोर्ट करे और जो तमिल को भी सपोर्ट करे। तो लिंग्विस्टिक स्टेट्स इसी तरीके से बनाए गए। जैसे यहाँ पे मैंने पिक लगाया है, ये हिंदी वाले स्टेट हैं, गुजरात है, ये मराठी है, तेलुगु, कन्नड़। यहाँ पे देखो कितनी सारी लैंग्वेजेस हैं जी नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में जहाँ पे मेरा कर्सर चल रहा है। तो आपको समझना पड़ेगा कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स होते हैं। दूसरा, इंडिया में लैंग्वेज पॉलिसी और सेंटर स्टेट के बीच में रिलेशनशिप है। दिस स्ट्रेंथन इंडियन फेडरलिज्म इन प्रैक्टिस। इन तीनों की वजह से इंडिया का जो फेडरलिज्म है वो क्या है, मजबूत बनता है। और फर्स्ट मेजर टेस्ट ऑफ द इंडियन फेडरलिज्म आफ्टर इंडिपेंडेंट इंडिया पॉलिटिकल मैप चेंज। जैसे ही हम आज़ाद हुए तो इंडिया के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, लैंग्वेज स्टेट को लेकर डिमांड उठने लग गई। जो साउथ के स्टेट थे वो चाहते थे वन लैंग्वेज वन स्टेट। अब उस टाइम पे जो भी जितने भी लीडर्स थे उनको एक डर था कि अगर हमने ऐसा किया तो ऐसा ना हो कि भैया अलग अलग कंट्री बन जाए। क्योंकि यूरोप में सारी की सारी कंट्री लैंग्वेज बेस्ड हैं। जैसे मैं बात करूँ किसकी, सीधे सीधे मैं बात करूँ फ्रांस की, तो फ्रेंच पीपल रहते हैं, जर्मनी में जर्मन स्पीकिंग रहते हैं। तो स्टार्टिंग में जो नेहरू जी थे वो थोड़े डरे हुए थे इस चीज़ को लेके। बट बाद में क्या होगा, ऐसी ऐसी कंडीशंस बनेंगी, वो मैं आपको आगे की स्लाइड्स में बताऊंगा कि नेहरू जी को ये आइडिया मानना पड़ा। और आप बिलीव नहीं करोगे, जिस चीज़ से नेहरू जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल डर रहे थे, मल्टीपल्स कमीशन बनाए गए थे, आज उसकी वजह से इंडिया का जो फेडरलिज्म है वो बहुत ज़्यादा फ्लोरिश हुआ। बाउंड्री चेंज लगातार क्या हुआ है, न्यू स्टेट बनाए गए, बाउंड्री चेंज हुए, नाम चेंज हुए, लगातार चीज़ हो गई। जैसे पहले यूपी को हम बोलते थे यूनाइटेड प्रोविंस, उसका नाम चेंज किया गया। तमिलनाडु को मद्रास बोलते थे, उसका नाम चेंज किया। केरला का भी नाम अभी चेंज किया गया है। तो ये बेस्ड मेनली ऑन द लैंग्वेज। फिर भी इंडिया में जो मेनली स्टेट हैं वो क्या है, लैंग्वेज के ऊपर है, स्पेशली इन द साउथ। ओके, तो ये बाय लिंग्विस्टिक स्टेट वर क्रिएटेड, हमने बनाया ही क्यों, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, कल्चरल यूनिटी एंड रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट। देखो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिख रहा टू सपोर्ट द लैंग्विस्टिक स्टेट। स्टेट बनाने के पीछे एक रीजन था कि हम एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत अच्छे से चलाना चाहते थे। जितने ज़्यादा स्टेट उतनी ज़्यादा CM, उतनी ज़्यादा पुलिस, उतना ही ईजी से वो मैनेज होगा। तो ये दूसरा, कल्चरल यूनिटी आने वाली है बेटा, लगातार क्या आने वाली, कल्चरल यूनिटी आने वाली है। तो इस चीज़ को लेके लोगों के बीच में ये सहमति थी कि हाँ भाई ये चीज़ें अच्छी हैं और हमको क्या करना चाहिए, इनको सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि जब तक आप लोगों को नहीं समझोगे, जब तक कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। जैसे साउथ की जब मैं बात करूं, अगली स्लाइड में मैं आपको समझाऊंगा, जब हम आज़ाद हुए तो लगातार साउथ के लोग डिमांड कर रहे थे कि हमको एक स्टेट एक लैंग्वेज चाहिए, कांग्रेस मना कर रही थी। तो वहाँ पे एक पर्सन थे जैसको और द पोटी श्री रामलू, इनका मैंने पिक भी लगाया है। ये जो पर्सन थे ये भूख हड़ताल पे बैठ के, जब ये भूख हड़ताल पे बैठे तो क्या हुआ, सिंपली और सिंपली इनकी डेथ हो गई। उसकी वजह से साउथ में बड़ा अनरेस्ट हुआ। तो उसके बाद में एक फजल अली आयोग बनाया गया। उन्होंने बोला कि देखो हम एक लैंग्वेज एक स्टेट तो नहीं करेंगे, फिर भी हम ऐसी स्टेट बनाएंगे जहाँ पे लैंग्वेज में क्या हो सके, यूनिटी आ सके। तो उसके बाद में आंध्र प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र को बनाया गया, स्टेट क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। इसके बाद में भी लगातार स्टेट बने हैं। लैंग्वेज बेस्ड स्टेट स्ट्रेंथन यूनिटी इंस्टेड बाय द
डिवाइडिंग इंडिया। इसने क्या किया, यूनिटी को स्ट्रेंथन किया। लोगों को समझ में आने लगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी भाई हमारी चीज़ों को सुनती है। हमने इनसे बोला कि आप लैंग्वेज बेस्ड स्टेट दो, इन्होंने हमको दे दिया। तो उसकी वजह से क्या हुआ, लोगों में ये सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस आई कि हम भी इंडिया के पार्ट हैं और हमको इंडिया को क्या करना चाहिए, स्ट्रेंथन करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हमारे जब पहले CDS थे बिपिन रावत सर, कभी रीड करना, तो उनका निधन प्लेन क्रैश में हुआ था, और प्लेन जो क्रैश हुआ था वो तमिलनाडु में हुआ था। तो तमिलनाडु के लोगों ने भी ट्रिब्यूट किया था उनको। तो इस वजह से कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस इंडिया में आई। ओके, आज इंडिया की टीम है तो हर स्टेट से वहाँ पे आते हैं। ओके, इंडिया क्रिएटेड ऑन अदर बेसिस, सम स्टेट वर नॉट फॉर्म्ड ऑन द लैंग्वेज बेसिस। कुछ स्टेट तो हमने लैंग्वेज पे बनाए, कुछ लैंग्वेज स्टेट हमने कल्चर पे बनाए, कुछ एथनिसिटी पे बनाए, कुछ ज्योग्राफी पे बनाए। जैसे नागालैंड को हमने कल्चर और एथनिसिटी पे बनाया है, ठीक है। उत्तराखंड को और झारखंड को हमने ये किस पे बनाया है, ज्योग्राफी पे और कल्चर पे बनाया है। तो इस तरीके से हमने स्टेट को मल्टीपल बेसिस पे बनाया। ऐसा नहीं कि बस एक लैंग्वेज एकमात्र बेसिस। जैसे हम यूरोप की बात करें तो यूरोप को बनाने में पूरा का पूरा जो कंट्रीब्यूशन जाता है वो किसको जो जाता है, वो जो जाता है आपके लैंग्वेज को जाता है। यहाँ पे आपको मल्टीपल चीज़ें देखने को मिलेंगी। डाइवर्सिटी वॉज रिकॉग्नाइज्ड डेमोक्रेटिकली डाइवर्सिटी को हमने क्या किया, रिकॉग्नाइज किया। इसका मीनिंग क्या है, हमने सबको समझ के उनके अकॉर्डिंग अपनी कंट्री को फॉर्म करने का ट्राई किया है। लैंग्वेज पॉलिसी सेकंड टेस्ट ऑफ द इंडियन फेडरलिज्म। तो अब लैंग्वेज पॉलिसी किस तरीके से हो, अगर हम एक ऐसी पॉलिसी बनाते जैसे श्रीलंका ने बनाई थी कि साहब हिंदी लगा दो, तो फिर गुजरात के लोग बुरा मान जाते, मराठी लोग बुरा मान जाते, तमिल लोग बुरा मान जाते। तो इंडिया हैज़ द नो नेशनल लैंग्वेज। इंडिया इज द ओनली कंट्री जहाँ पे इसकी कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, राष्ट्रभाषा है ही नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन अवॉइडिंग द इम्पोजिंग वन लैंग्वेज टू ऑल। कॉन्स्टिट्यूशन में करने बोला देखो भाई ऐसा है 15 साल तक तो तुम तफरी काटो, 15 साल बाद तुम आगे बात करना तुमको कौन सी लैंग्वेज चाहिए। तो इंडिया के पास में कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। कोई भी आपसे बोले कि राज्य की भाषा क्या है और राष्ट्रीय भाषा क्या है, तो राजभाषा तो हिंदी है पर राष्ट्रभाषा नहीं है। ओके, तो इंडिया की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हिंदी वॉज डिक्लेयर एट द ऑफिशियल लैंग्वेज, आधिकारिक भाषा। बट हिंदी इज द मदर टंग ऑफ द 40% इंडियंस। इंडिया में 40 to 50% पीपल हिंदी बोलते हैं। अगर समझने वालों को नंबर लगाए तो इससे भी ज़्यादा है। तो बेसिकली इंडिया जो हिंदी है उसको क्या बनाएगा, राजभाषा बनाएगा। उन्होंने बोला कि देखो इंडिया में अगर हमको काम करना है तो हम हिंदी का यूज कर सकते हैं, बट उसके साथ साथ जो अदर लैंग्वेजेस हैं उसका भी हम रेस्पेक्ट करेंगे। रेस्पेक्ट कैसे, जैसे कोई भी पर्सन हिंदी में बोल रहा है पार्लियामेंट में, अब जो पर्सन तमिलनाडु से है उनको तो समझ में नहीं आएगा, तो पार्लियामेंट में ट्रांसलेशन की सुविधा है। अगर वो पर्सन चाहे तो उस सेम लेक्चर को किस में सुन सकते हैं, हिंदी में, सॉरी तमिल में सुन सकते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट है जो पार्लियामेंटेरियन को चाहिए तो वो क्या करेंगे, उस डॉक्यूमेंट का ट्रांसलेशन ले सकते हैं। कोई भी एग्जाम अगर आपको देना है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो आप उसमें क्वेश्चन पेपर को भी तमिल लैंग्वेज में मांग सकते हो या मलयालम लैंग्वेज में मांग सकते हो, जिसमें भी आप प्रेफर करते हो, ठीक है। तो प्रोटेक्शन ऑफ द अदर लैंग्वेज, तो इंडिया ने क्या किया, 21 अदर लैंग्वेजेस को एज अ शेड्यूल्ड लैंग्वेज ऐड कर दिया कि ये अनुसूचित लैंग्वेजेस हैं। यानी इंडिया में ये और लैंग्वेजेस हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। रेस्पेक्टेड फॉर द लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, इंश्योर द नेशनल यूनिटी। क्योंकि लैंग्वेज को जब हमने रेस्पेक्ट किया तो लोगों को समझ में आने लगा कि लैंग्वेज के अलावा भी इंडिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिनमें हम बात कर सकते हैं, और लोग साथ में आके उन प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने लगे। तो दिस इज ऑल अबाउट। अब जब आप बात करते हो सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम आप कोई भी शेड्यूल लैंग्वेज में दे सकते हो। यूपीएससी के एग्जाम में अगर आप लिखोगे तमिल तो आपको तमिल लैंग्वेज में भी वो पेपर मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि आपका इंटरव्यू तमिल लैंग्वेज में हो, मलयालम लैंग्वेज में हो, तो आप उसको भी कर सकते हो। तो एक बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया है। अब सोचो गवर्नमेंट ही बोलती यार 22 लैंग्वेजेस में पेपर प्रिंट करना पड़ेगा, 22 टाइप्स के पीपल्स को अरेंज करना पड़ेगा यार, तो ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो उन्होंने सिंपली क्या किया, एक ऐसा सिस्टम बनाया जहाँ पे सारे लोगों को ये लगे कि उनके साथ में गलत नहीं हो रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर द लिंग्विस्टिक ग्रुप। सारे लोगों, सॉरी अनइक्वल नहीं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। तो ये क्योंकि आपको पता है मुझे हिंदी आती है, अब तुम मुझसे बोलो कि तमिल में या मलयालम में एग्जाम लिखो तो मैं तो नहीं कर पाऊंगा भाई। तो ये स्टेट हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, स्टेट की रीजनल लैंग्वेज को भी एक्सेप्ट किया। जैसे बिहार में हिंदी को एक्सेप्ट करते हैं, मध्य प्रदेश में हिंदी को एक्सेप्ट करते हैं, राजस्थान में भी हिंदी को एक्सेप्ट करते हैं, और यूपी में भी हिंदी को एक्सेप्ट करते हैं। तमिलनाडु में है, बंगाली बंगाल में है। इवन स्टेट में तो 1 या 2 लैंग्वेज भी देखने को मिलेंगी। एक स्टेट 2 लैंग्वेज को भी अडॉप्ट कर सकता है, यानी उस स्टेट के सारे काम इस लैंग्वेज में किए जाएंगे। जैसे यूपी में ज़्यादातर काम किस में किए जाते हैं बेटा,
किस में किए जाते हैं? सिंपली और सिंपली यूपी के जो सारे काम हिंदी में किए जाते हैं। बट जब यही चीज़ स्टेट से सेंटर में जाएगी तो इनको ट्रांसलेट करके भेजना पड़ेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द लैंग्वेज पॉलिसी इन इंडिया। जब आप थोड़ा और आगे जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि हमने ऐसा क्यों किया। इंग्लिश लैंग्वेज इशू, इंडिया क्या चाहता था कि हम 1965 में इंग्लिश को तो बंद कर देंगे, आफ्टर 15 ईयर लोग हिंदी में कंफर्टेबल हो जाएंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। जैसे 1965 पास में आने लगा, लोगों को लगा कि हिंदी इंग्लिश को रिप्लेस कर देगी, तो साउथ के लोगों ने क्या किया, आंदोलन स्टार्ट कर दिया। ये जो मैंने पिक लगाई है ये उसी आंदोलन से, क्योंकि मैंने जो पिक लगाई है ना वो काफ़ी रिलेवेंट पिक है, ठीक है। तो लोगों को ये डर था कि कहीं हिंदी इम्पोजिशन हमारे ऊपर ना हो जाए। तो अपोजिशन फ्रॉम द नॉन हिंदी स्टेट और एंटी हिंदी मूवमेंट बिकम वायलेंट, तो लोगों ने वहाँ पे हिंसा भी करना शुरू किया। तो गवर्नमेंट नहीं चाहती थी ऐसा कुछ हो, तो उन्होंने क्या किया, इस प्लान को वहीं के वहीं स्टॉप कर दिया। तो उसके बाद में हिंदी कंटिन्यू विद द इंग्लिश। उन्होंने क्या किया, जो ओल्ड सिस्टम था उसी सिस्टम को इन्फाइनाइट टाइम के लिए आगे बढ़ाया है, यानी इंडिया में हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी काम करेगी। तो फ्लेक्सिबल एटीट्यूड प्रिवेंट द मेजर कॉन्फ्लिक्ट। जैसे ये हुआ तो लोग बोले चलो यार हमारा तो डिमांड मान ली और कैसे ये, इससे लोग क्या हुआ, और ज़्यादा पास आए। इंडियन श्रीलंका, श्रीलंका ने क्या किया था, सिंहाला को पूरे श्रीलंका में लगाने का ट्राई किया है ना, इम्पोज सिंहालाज लैंग्वेज। इंडिया अवॉइडेड श्रीलंका लाइक टेंशन। इंडिया ने कभी ऐसा पागलपन किया ही नहीं कि हम पूरे की पूरी कंट्री पे क्या एक ही लैंग्वेज लगा दें। और फायदा भी क्या है यार, एक ही लैंग्वेज लगानी क्यों है, वी शुड रेस्पेक्ट द एवरी सिंगल लैंग्वेज ना। तो सबसे बड़ी बात तो यही है, प्रमोशन ऑफ हिंदी। पर इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि हम क्या करेंगे, प्रमोशन करेंगे, हल्के हल्के, अगर आप कंफर्टेबल हो जाए तो आप एक्सेप्ट कर लेना, मत करना। अब इस पर भी डिबेट हो सकती है कि सर किसी एक लैंग्वेज को प्रमोट कैसे किया जाता है। प्रमोशन का मतलब इम्पोजिशन नहीं है, क्योंकि अगर आपने प्रमोट किया, मान के चलो प्रमोट किया तो क्या है, आप पॉलिसीज बनाओगे, आप उसमें लोगों को इनकरेज करोगे आपको हिंदी पढ़नी चाहिए। पर इम्पोजिशन क्या है कि आपके पास हिंदी चलेगी, तो स्टेट कैन नॉट बी फोर्स टू अडॉप्ट हिंदी। तो इंडियन स्टेट को आप फोर्स नहीं कर सकते हिंदी को अडॉप्ट करने के लिए। थर्ड मेजर फैक्टर, पॉलिटिकल लीडर। जो हमारे पॉलिटिकल लीडर थे, जो रूलिंग पार्टी थी, उनका क्या था, डेमोक्रेटिक बिहेवियर था। वो हमेशा चीज़ों को सॉल्व करने पे ज़्यादा फोकस करते थे, वह सड़ते उन चीज़ों को आगे बढ़ाने में। तो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स अफेक्ट फेडरलिज्म, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट। लास्ट में आता है 1/3 वन पार्टी डोमिनेंस। इंडिया को सक्सेसफुल फेडरलिज्म बनाने में एक बहुत बड़ा रीजन ये भी था, अप्रॉक्सीमेटली इंडिया में बहुत लंबे समय तक सेंटर और स्टेट में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, और उसकी वजह से क्या हुआ, सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑपरेशन बहुत अच्छा था। आज की डेट में जैसे आप देखोगे हर स्टेट में एक आपको अलग पार्टी देखने को मिलेगी, कुछ लोकल पार्टी भी होती है, रीजनल पार्टी भी होती है। स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था, ज़्यादातर स्टेट में भी कांग्रेस थी और सेंटर में भी कांग्रेस थी, तो कोलैबोरेशन बहुत अच्छा था। सेम पार्टी रूल, तो क्या था, स्टेट ऑफ्टन डिड नॉट फंक्शन इंडिपेंडेंटली। तो ये लास्ट में आता है प्रेसिडेंट रूल, इमरजेंसी, आर्टिकल 356। अगर स्टेट गवर्नमेंट ढंग से काम नहीं करेगी तो हम क्या करेंगे, उसको हटा देंगे। तो दिस काइंड ऑफ अ थिंग। तो आज हम इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। इस टॉपिक को हम कल फिर से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि स्लाइड बहुत सारी हैं, इसको आपको समझना पड़ेगा। देखो लेट मी वेरी क्लियर, पढ़ने का एक तरीका होता है। डेली अगर आप एक पार्ट को भी देखते हो, उसके नोट्स भी बनाते हो, तो आपका ये टॉपिक इजीली खत्म होता जाएगा। चीज़ों को लास्ट एंड फाइनल टाइम के लिए मत छोड़ो, उनको अभी आप खत्म करते जाओ। जितनी जल्दी आप इन चीज़ों को खत्म कर दोगे उतना ही आपके एग्जाम के लिए अच्छा होगा, क्योंकि एग्जाम में जो मेन चीज़ है ना वो ये है कि वहाँ पे आप कितना क्वेश्चन राइटिंग करते हो, कितने फैक्ट आपको याद है, ये ज़्यादा जरूरी है। तो आज के इतना बहुत है, टाटा बाय बाय, मिलते हैं।